शल्य चिकित्सा, फिर शालक्य चिकित्सा, फिर अगध चिकित्सा, और फिर था रसायन और वाजीकरण। तो इन्होंने ये 8 जो है वो दिए। बहुत उसके बाद बढ़िया सर हमने अंजलि, जाना। धन्यवाद अंजलि जी। नेक्स्ट आइए, कौन आएगा आगे? यस सर। जी अभिलाषा जी। यस सर। कल हम लोगों ने मेन आयुर्वेद के बारे में जाना, जिसमें आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलके बना, आयु प्लस वेद। और उसके बाद हमने आयुर्वेद के शाब्दिक अर्थ को जाना और आयुर्वेद के इतिहास को जाना, जिसमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से कैसे हमारा इतिहास आया और कैसे-कैसे लोगों में क्रम वाइज़ बढ़ता चला गया, कैसे ऋषियों के द्वारा हम तक पहुँचा आयुर्वेद। और उसके बाद आयुर्वेद का मुख्य जो आचार्य थे, आचार्य चरक, सुश्रुत और आचार्य वाग्भट, इनके बारे में जाना। उसके बाद आयुर्वेद के उद्देश्य को भी समझा। और हमने एक सूत्र देखा था कल, सम दोषे सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थिति भी धीयते, सुश्रुत जी के द्वारा दिया गया। उसके बाद अष्टांग आयुर्वेद के बारे में जाना। और पंच महाभूत और आयुर्वेद के बारे में समझा था। और वात पित्त कफ त्रिदोषों को समझा था और इनका स्थान बॉडी में देखा था। और वात पित्त कफ और त्रिदोष और पंचमहाभूत का जो संबंध है, इसके बारे में भी देखा था। बहुत बढ़िया जी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करूंगा अभिलाषा जी। वैसे तो आपने बहुत अच्छा बताया है, बट आपने एक जगह कहा कि हमने एक सूत्र पढ़ा था, जैसे ये है सम दोष समाग्निश्च सम धातु क्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थिति विधि। अगर कोई भी आपको एक लाइन का मिलता है तो उसको बोलते हैं सूत्र। अगर वो 2 लाइन का मिलता है, 4 लाइन का मिलता है, फिर हो जाता है श्लोक। ओके सर। ठीक है। आप जी। योग दर्शन पढ़ेंगे ना, तो योग दर्शन में जितने भी हैं, अथ योग अनुशासनम योगश्चित वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्ति पंचतय क्लिष्ट, इनको सूत्र बोला जाता है। ये एक एक लाइन के हैं। जी। भगवत गीता में जाएंगे जैसे, ठीक है, वहां 2 2 लाइन के, 4 4 लाइन, उनको श्लोक बोलते हैं। ठीक है, जी तो सर। ये ओके। श्लोक है। अब जहां आगे ओके। से ध्यान रखना, योग दर्शन में जब भी बोला जाएगा तो सूत्र बोला जाएगा, श्लोक नहीं बोला जाएगा। जी सर। ठीक है, और जहां 2 लाइन के आ जाते हैं वो श्लोक बन जाते हैं। ओके सर। बाकी आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। कल हमने आयुर्वेद के बारे में पढ़ा था। आयुर्वेद क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। आयु होता है हमारी जो एज होती है, उम्र, लाइफ, जीवन। ठीक है, और वेद अर्थात साइंटिफिक तरीके से उसको जीना, निरोगी जीवन जीना और लंबे समय तक जीना। ठीक है, इसको बोला गया। ठीक है, बिना किसी रोग के लंबे समय तक जीवित जीना, उसको ही आयुर्वेद कहा गया है। ठीक है, ये कुछ इनकी सीक्वेंस थी। चरक संहिता के अनुसार कैसे थी, सुश्रुत संहिता के अनुसार कैसे थी, हमने कल पढ़ी थी। कुछ आचार्य हैं इनके, जैसे आचार्य चरक जी हैं, उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा, जो ग्रंथ लिखा, उसका नाम है चरक संहिता। उसमें औषधियों के बारे में बताया गया, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं उनके बारे में बताया है। आचार्य सुश्रुत, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है, उसमें चिकित्सा, सर्जरी कैसे की जाती है, किस चीज की कैसे सर्जरी की जाती है, चिकित्सा के बारे में बताया गया। आचार्य वाग्भट जी, उन्होंने 2 टेक्स्ट लिखे, अष्टांग संग्रहम, अष्टांग हृदयम। इनमें भी औषधियों के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद आता है आजकल जैसे च्यवनप्राश बड़ा फेमस हो रखा ना, कोई 1.5 लाख रुपए किलो, कोई कुछ ऐसे ऐसे करके, आप च्यवनप्राश आप देखते होंगे रील्स वगैरह में। तो उनमें ऐसी औषधियां हैं, ऐसी वो भस्म है, उनको सबको औषधियों में ही काउंट किया जाता है, वो डाल के, या उनके तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं, उन तरीके से उसको च्यवनप्राश बनाया जाता है। ठीक है, कोई कहता है इसमें 54 जड़ी बूटियां, 54 जड़ी बूटियां हैं, इसलिए औषधियां हैं, इसलिए इसका नाम च्यवनप्राश है। जबकि ऐसा नहीं है। च्यवन एक ऋषि का नाम था, उन्होंने वो बिल्कुल मरण अवस्था में आ गए थे, और उन्होंने अपनी बॉडी को फिर से वापस से उसी अवस्था में लाने के लिए उन्होंने किसी ऐसे पाक की, ऐसे किसी कई सारे इंग्रेडिएंट मिला के उन्होंने एक ऐसी औषधि तैयार की थी, जिसका नाम उन्होंने फिर अपने नाम से, जैसे चरक जी ने जो लिखा उसका चरक संहिता नाम लिख दिया, उन्होंने जिस पाक को बनाया ना, उसका नाम फिर च्यवन बन गया, वो च्यवनप्राश। ठीक है। आयुर्वेद के हमने 2 उद्देश्य पढ़े थे, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जिसको कोई रोग हो गया उसके रोग को दूर, उसके कारण को दूर करना। विकार होता है, उसका कारण क्या है, ठीक है, उसको कारण को दूर करके उसे स्वस्थ रखना। ठीक है,
ये हमने पढ़ा था। चरक सही ऋषि के अनुसार स्वास्थ्य क्या है और रोग क्या है, ये हमने पढ़ा था। सुश्रुत ऋषि जी के अनुसार स्वास्थ्य क्या है और रोग क्या है, ये हमने पढ़ा था। अगर ये सब चीजें समान अवस्था में हैं और उसकी इंद्रियां, आत्मा और मन प्रसन्न है तो उसे स्वस्थ समझना चाहिए। इसके ऑपोजिट जो भी होगा वो सब बीमारी में काउंट होंगे। एक रह गए ऋषि, हमने ऊपर 3 ऋषि पढ़े, तो आचार्य वाघभट्ट जी के बारे में भी बताया, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि उनके अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हमने अष्टांग आयुर्वेद पढ़ा था, 8 है। एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा अंग अष्टांग आयुर्वेद का अंग नहीं है, या इनमें से कौन सा है, ठीक है, या इनको सीक्वेंस में लगाएं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, ठीक है। तो इसको आप सीक्वेंस में ही याद करना। शल्य चिकित्सा के जनक किन्हें कहा जाता है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखना। महर्षि सुश्रुत जी को। फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा, सर्जन किसे कहा जाता है, वो महर्षि सुश्रुत को कहा जाता है। आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है, तो अथर्ववेद का माना जाता है, ठीक है। और आयुर्वेद का जो देवता माना जाता है वो ऋषि धन्वंतरि जी। ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं एक एक बार। फिर हमने पंच महाभूत पढ़ा था, हमारे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वो हो गए, उनका आपस में आयुर्वेद के साथ क्या संबंध, ठीक है। हर चीज इन पंच महाभूतों से ही बनी है, जितनी भी बनी है, ठीक है। हर चीज में वो चीज विद्यमान होती है। आप जब शिव संहिता पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे पढ़ने को मिलेगा, जो जैसी सृष्टि बाहर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हमारा शरीर जो है, बॉडी जो है, एक पिंड की तरह है। पिंड यानी कि जैसे अर्थ होगी, अर्थ के ऊपर जो जो चीजें हैं वो सारी की सारी हमारी बॉडी के अंदर भी है। ऐसा पढ़ने को आपको मिलेगा, ठीक है। और वैसे भी देखें, आकाश, जो जितने भी कैविटी होती है जो बॉडी के अंदर खाली जगह होती है, उन सबको आकाश में काउंट किया जाता है। वायु हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जो हो गया, प्राण बोलते हैं जिसको, वो हो गया। अग्नि हमारी बॉडी के अंदर 13 टाइप्स की फायर होती है, वो होगी। और जब ब्लड हो गया और जो भी म्यूकस टाइप से होते हैं वो सारे के सारे हमारे जल में काउंट होते हैं। और जो हार्ड सरफेस हो गया, जैसे बोन्स होगी, थाई का मसल्स होगी, जो हैवी होते हैं, वो पृथ्वी में काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद पंच महाभूत जो हमने पढ़े, 5 एलिमेंट्स, इनकी स्पेसिफिक, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो बताई गई इसमें, कि ये सॉफ्ट होता है, ये ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, ये हमने कल पढ़े थे। उसके बाद शरीर में, बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, तो 3 दोष होते हैं, 7 धातु होती हैं, और मल की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी की सभी पंच महाभूतों के मिश्रण से बनती है। तो कुल मिला के ये आता कंक्लूजन कि हमारी बॉडी जो भी बनी है वो 5 एलिमेंट से ही बनी, ठीक है। उसके बाद हमने त्रिदोष पढ़ा था। ऐसे 3 तत्व होते हैं जो मेन पिलर होते हैं, इनको मेन पिलर कहा जाता है, आधार स्तंभ कहा जाता है। आगे आप पढ़ेंगे वो सब पिलर भी आएंगे आपके सामने, तो एक बार वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब वो आएगा, ठीक है। तो इनको आधार स्तंभ कहा जाता है। और जब ये अपनी अवस्था में सही रहते हैं तो हमारा शरीर को अच्छे से चलाते हैं, और जब ये अनुचित आहार विहार, जब हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है उसकी वजह से हमें जो डिजीज होती है, तो सबसे पहले ये खुद दूषित हो जाते हैं, उसके बाद ये जो है हमें किसी न किसी डिजीज को जन्म दे देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, ये फिर से आ गया, मानव शरीर का निर्माण, सर, दोष, हाँ, धातु, मल। यस। सर सर आपने बताया था जो आकाश तत्व होता है जो हमारी बॉडी की कैविटीज में होता है, और सर वायु, अग्नि और जल का भी बता दीजिए सर, नोट नहीं किया हम बताए एक तो बार हैं, आप please। अभी बताए तो सब। आकाश जो होता है, हमारी जैसे खाली जगह होती है ना, जितनी भी खाली जी जगह होती सर। है, जैसे हमारा जी। स्टमक खाली होता है, जॉइंट्स के बीच में जो हमारा गैप होता है, जितनी भी खाली जगह होती है बॉडी के जगह, जहां भी कैविटी होती है, वो आकाश में काउंट होती है। वायु हमारा ब्रीदिंग सिस्टम हो गया। आवाज आ रही है ना मेरी सभी को क्लियर? यस सर। वायु यस सर। जितने भी हमारी ब्रीदिंग सिस्टम होता है वो सब हमारा वायु में काउंट होता है। अग्नि, हमारे अंदर 13 तरह की अग्नि होती है। एक हमारी जठराग्नि होती है। 5 हमारी पंच महाभूत है, इनकी अग्नि होती है, आकाश की अपनी, वायु की अपनी, जल की अपनी, पृथ्वी की अपनी, ठीक है। और फिर 13 प्रकार की होती है, और 7 जो हमारी धातु होती है उनकी अग्नि होती है। 7 धातु की अग्नि, 5 महाभूतों की अग्नि, 5 एलिमेंट्स की, 7 और 5 12, और एक हमारी जठराग्नि। 13 अग्नि होती है टोटल बॉडी के अंदर, वो 13 की 13 अग्नि ये होगी, ठीक है, जो फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। ओके सर। हम्म। और उसके बाद आता है हमारा जल, जो भी हमारे अंदर लिक्विड होता है वो बॉडी के अंदर, वो चाहे ब्लड हो
या जो भी म्यूकस होते हैं वो सब के सब हमारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आता पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर हमारी जो भी जैसे बोन्स का हो गया, हैवी मसल्स हो गए, वो सब की सब हमारी पृथ्वी में काउंट होती है। जैसे भारी लिखा हुआ ना यहाँ पे, भारी होता है, सख्त होती है, जैसे बोन सख्त होती है, स्थूल होती है, चिपचिपा रहित होती है, ठोस होती है, दृढ़ होती है, स्ट्रॉन्ग पूरी, ये चीजें होती जी। ठीक है। बॉडी का निर्माण कैसे होता है? दोष, धातु, मल, इनके मेल से होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था त्रिदोष और उनका आश्रय स्थान, ये मैंने कल बताया था आपको। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वात से कितने प्रकार के रोग होते हैं? 80 प्रकार के, पित्त से 40 प्रकार के, कफ से 20 प्रकार के। ठीक है, एक बार आपको इसको रोटेट करके दिखा देता हूँ। इस पिक्चर को देखिएगा। फर्स्ट जो है वो वात का बॉडी है, सेकंड जो है वो पित्त वाली बॉडी है, और थर्ड जो है वो कफ वाली बॉडी होती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। जी तो ठीक है जी। इसके बाद हमने कल पढ़ा था कि त्रिदोष और पंच महाभूतों का आपस में मेल है, वो कैसा है। वात जब भी बनता है बॉडी के अंदर, वो आकाश, खाली जगह और वायु, इन दोनों के मिलन से वात बनता है। पित्त जब भी बनेगा वो अग्नि के और जल के मिलन से बनता है। कफ जब भी बनेगा वो जल और पृथ्वी के मिलन से बनेगा। वात, पित्त, कफ को सीक्वेंस में रखना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनको भी सीक्वेंस में रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि इनको क्रम में लगाएं, संजोएं इनको, ठीक है, सीक्वेंस में लगाएं, तो ऐसे पूछा गया। अब हमने इन तीनों को पढ़ना है। बेसिकली हमारा जो भी हम आयुर्वेद में पढ़ेंगे वो सारा का सारा हमारा आयुर्वेद घूमेगा इस, जो ये श्लोक है इस श्लोक के ऊपर ही घूमेगा। सम दोष है, अभी दोष वात पित्त कफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 13 प्रकार की अग्नियों को पढ़ेंगे हम। ठीक है, 13 प्रकार की अग्नि पढ़ने के बाद फिर धातुएं पढ़ेंगे, 7 प्रकार की धातु होती हैं। फिर जो भी मल की क्रियाएं होती हैं वो पढ़ेंगे। फिर आत्मा, इंद्रिय, मन, इनको कैसे स्वस्थ रखा जाए, इनके बारे में पढ़ेंगे, और इसी को ही स्वास्थ्य बोलते हैं। ये पढ़ना हमने, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है आयुर्वेद का वो इस डेफिनेशन के ऊपर चलेगा। अब पढ़ते हैं हम वात। वात होता क्या है, किसे वात कहते हैं, क्यों वात होता है, क्या उसके सिम्टम होते हैं, हो गया तो उससे कैसे हम फ्री हो सकते हैं। ठीक है, वात या वायु ये दोनों ही शब्द संस्कृत के वा गति गंध नहो धातु से बने हैं। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करे वह वात कहलाता है। बॉडी के अंदर जितनी भी सर्कुलेशन की क्रियाएं होती हैं वो वात के जरिए होती। वात के बिना दूसरे दोष, दूसरे दोष कौन से रह गए? पित्त और कफ। पित्त पित्त और और कफ। कफ। ठीक है, वात के बिना जो दूसरे जो दो पिलर रह गए हमारे, पित्त और कफ, वो पंगु है। पंगे, पंगु का मीन्स होता है कि वो हैंडीकैप है, वो अपने से नहीं चल सकते, ना कफ अपने से चल सकता ना पित्त, उसको लेके जाने का कार्य जो होता है वो वात का होता है, क्योंकि शरीर में गति हो गया ना, जो लेके जाने का लाने का जो कार्य होता है वो सारा का सारा वात करता है। तो वात का होना सबसे मेन है। वात नहीं है तो ना आपका पित्त काम करेगा ना आपका कफ काम करेगा। ठीक है, जैसे आपने फूड का इंटेक किया, जो भी आपने खाना खाया, उसके बाद वो हमारे एपिगैस्ट्रियन स्टमक में गया, स्टमक से जाने के बाद वो ड्यूडेनम से क्रॉस होता हुआ जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां उसका एब्जॉर्प्शन होता है। वो एब्जॉर्प्शन होके उसका जो रस से वो रक्त बनता है, और रस से रक्त बनाने लेके जाने का जो प्रोसेस होता है वो वात का होता है। रक्त से फिर मांस बनेगा, वो भी वात के थ्रू बनेगा। वात से आगे फिर रस, रक्त, रक्त से आगे मांस, मांस से आगे मेद, वो चीजें जो धातुएं बनती हैं वो सब की सब, उनमें सब में जो मेन होता है वो वात होता है। ठीक है, जैसे आप योग दर्शन में पढ़ेंगे कि हमारे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 हमारे क्या होते हैं? क्लेश। सर क्लेशाज होते हैं पंच ये। क्लेश होते हैं। लेकिन पंच क्लेशों में पंच। सबसे मेन क्लेश कौन सा होता है? सर अविद्या। अविद्या। ऐसे ही वात, पित्त, कफ में सबसे मेन जो है वो वात है। वात। ठीक है, हाँ, अगर वात है तो वात के बिना ये दोनों, पित्त और कफ, अपने से काम नहीं कर सकते।
इनको हेल्प चाहिए कि वात की, ठीक है, क्योंकि वात ही इन दोषों, कौन से दोष, पित्त और कफ जो है तथा मलों को अपने अपने स्थान पर स्थिर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उनकी जब जरूरत पड़ती है जिस जगह पर, वहां उनको पहुंचाता है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ दिन का फास्ट रखो, कोई ज्यादा हैवी बॉडी है, कोई ज्यादा हेल्दी है, तो उसको बोलते हैं ना कि कुछ दिन का फास्ट रखो, तो उसमें क्या है, आपकी बोन से ही जो जो आपकी कैलोरी है, वो जो एनर्जी है, वो आपकी जो फैट्स की जो है, फैट से वो एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा और धीरे धीरे आप पतले हो जाएंगे और सर्वाइव भी हो जाएगी बॉडी, ठीक है। तो वो जो कार्य जो करता है वो वात ही करवाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण जो होता है वो वात का प्रकोपित होना होता है, ठीक है। चाहे जो भी क्रियाएं हो जाए, पित्त की हो या वात की हो या कफ की हो, उनका सबसे मेन जो होता है वो वात का प्रकोपित होना है। नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये आ गया ना ब्रीदिंग सिस्टम से रिलेटेड। नर्वस सिस्टम की जितनी भी प्रोसेस होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनका सबका कंट्रोल वात से ही होता है। आपने हठ प्रदीपिका में एक श्लोक पढ़ा होगा, चले वाते चलम चित्तम, सुना किसी बच्चे ने? यस सर। चले वाते, जब जब वात चलती है, और चले चित्तम, वैसे ही हमारा मन भी शरीर चलता है, जैसे जैसे प्राण चलता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप प्राण को रोक लिया तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। योग निद्रा में, मेडिटेशन में यही करवाया जाता है कि आपको प्राणों पे फोकस कराया जाता है, ब्रीथ पे। जैसे अलग अलग टाइप्स हैं, सोहम के जरिए कोई किसी तरीके से करवाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, आपका प्राण जो है वो आपके कंट्रोल में हो जाता है, धीरे धीरे आपका मन भी कंट्रोल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और आप योग निद्रा या किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पर आप फोकस कर पाते हो, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम की सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी वात से ही होता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नर्वस सिस्टम का जो भी प्रोसेस होता है वो किसके अंडर आता है, वात के, पित्त के, कफ के। तो इसको आप याद रखना। जो जो चीजें मैं बताऊं आपको मेन है, उनको आप लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है। यही आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं। अब इसका विशेष गुण क्या होता है, एक इसकी सबसे अलग प्रॉपर्टी है जो ना पित्त में मिलेगी आपको, ना कफ में मिलेगी, वो सिर्फ वात में ही होती है। उसका नाम है योग वाहिता। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि योग वाहिता वो किसका टाइप है, वात का, पित्त का, कफ का। इसका अर्थ होता है कि कोई भी ऐसी चीज है जो दूसरे के साथ मिलके उसको अपना बना लेती है। जैसे पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, उसमें आप नमक डालो वो नमकीन बन जाता है, उसमें चीनी डालोगे वो मीठा बन जाएगा, ठीक है, या कुछ और डालोगे वो वैसा रूप ले लेता है। ऐसे ही ये बात है, जिसका अर्थ होता है कि अन्य दोष जो पित्त और कफ है जो बचे हुए, उनसे जब ये मिलता है तो उनके गुणों को धारण कर लेता है। इस प्रकार जब वात पित्त दोष से संयोग करता है तो उसमें दाह, दाह यानी कि गर्मी, उष्णता, ठीक है, आदि उत्पन्न आ जाते, गुण आ जाते हैं। और इसी प्रकार जब वो वही वात कफ दोष से संयोग करता है तो उसमें शीतलता, गीलापन आदि गुण आ जाते हैं, ठीक है। ये योग वाहिता इसका नाम है, और ये सिर्फ वात का ही विशेष गुण है, ये पित्त में नहीं है, ये कफ में नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। कहीं यस कुछ सर। समझ में नहीं आए तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब आता कि वात कितने प्रकार का होता है, उसके कितने टाइप्स हैं। तो वात, यह वात जो है स्थान व कर्म के भेद से 5 प्रकार का माना गया है। जगह के हिसाब से बॉडी में कहाँ कहाँ कौन सा प्राण होता है, और उसका कर्म, उसका कार्य के भेद से ये 5 प्रकार का माना जाता है। प्राण, उदान प्राण, समान प्राण, व्यान प्राण और अपान प्राण, ये 5 तरह का प्राण होता है, ठीक है। इसको सीक्वेंस में ही याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसमें एक बार आगे बताऊंगा मैं आपको वो भी। ये 5 तरह का होता है, ठीक है, इसको याद रखना ऐसे। फिर होता है वात के गुण क्या होते हैं। वात के गुण होते हैं, अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि वात बनता किस किस से है। सर रुक्ष भोजन से, नहीं नहीं ड्राइनेस। नहीं 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 नहीं, पंच महाभूत जो हमने पढ़े थे, पंच वायु महाभूतों, आकाश। हाँ। हम्म। पंच वायु आकाश आकाश वायु। महाभूतों और का वायु। और त्रिदोष का आपस में संबंध था, वहां से बताइए वात किससे बनता है। आकाश और वायु। आकाश और वायु से, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। अब इसमें दोनों गुण आ जाएंगे, आकाश के भी और वायु के भी, ठीक है। जी सर। हाँ, तो रुक्ष यानी के, रुक्ष ये सबके सब मैंने डिटेल में लिख रखे हैं।
जब वात सम अवस्था में होता तो इन गुणों का अनुभव नहीं होता, बट जब ये वात हमारा बैलेंस रहता है तब हमें ये चीज फील नहीं होती। लेकिन जब अपितु उत्साह, श्वास लेना, श्वास छोड़ना आदि कर्मों से ही वात की उपस्थिति का जो है उसकी प्रेजेंस का पता चलता है। लेकिन जब ये प्रकोपित हो जाता तभी हमें रुक्षता आदि 7 प्रकार की जो है 7 टाइप्स इसके, जो जिससे हमें फील होता है कि हमें वात से रिलेटेड डिजीज कोई भी हो गई। वो क्या होती है? एक होता है रुक्षता, जिसमें आता है रूखापन, बोना, दुबलापन, बहुत पतला होगा आदमी, ठीक है, बोनापन, उसकी हाइट छोटी हो जाएगी, तो ये सब वात के रोग होते हैं। शुष्कता होगी उसके अंदर, नींद की कमी होगी, आदि आदि और भी बहुत सारे होते हैं। वात से कितने प्रकार के रोग होते हैं? 80। 80 प्रकार के। 80 प्रकार के। बहुत बढ़िया। तो ये 80। कुछ ऐसी चीजें इसमें दी गई हैं, बाकी इनसे मिलती जुलती और भी बहुत सारी होती हैं। फिर आता शीतलता, शरीर में कंपन। आपने देखी होगी थोड़ी सी एजड जो भी हो जाते हैं उनकी बॉडी कांपने लग जाती है। एक डिजीज होती है, उसका क्या नाम है, कोई बच्चा बताएगा? सर पार्किंसन होता है वो। पार्किंस। यस यस, पार्किंस। शरीर में कंपन जो होता है वो वात का ही रोग होता है, ठीक है। जकड़न, बहुत बॉडी स्टिफ होती है किसी किसी की, वो भी उसी का ही रोग होता है, वात का। शीतल पदार्थों को सहन न कर पाना, जरा सा भी आपने कुछ ठंडा खाया या मान लो आप बाइक पे चले गए बगैर कुछ अपने आप को कवर किए, तो उतने में ही आप बीमार हो गए, खांसी जुकाम कुछ ऐसी चीजें आपको होगी, मतलब जरा सा भी आप ठंडी चीज सहन ना कर पाए, ठीक है। मान लो सर गाड़ी में बैठे, पैरालिसिस पैरालिसिस भी वात के कारण ही होता है सर। पैरालिसिस भी उसी का ही रोग पैरालिसिस। होता है, ठीक है। तो यहाँ जो बताया गया, शीतल पदार्थों को सहन न कर पाना, जरा सा आपने कुछ ठंडा खाया उससे आपकी तबीयत खराब हो गई, जैसे बारिश होके रुकी, थोड़ी सी हवा आई उससे आपकी तबीयत खराब होगी, तो वो वात का रोग होता है। शीत रोगों से जल्दी प्रभावित हो जाना, जैसे मान लो आपको जल्दी जल्दी खांसी जुकाम होता हो, ठीक है, तो ये ठंडी के रोग होते हैं, अगर वो आपको जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो भी आपको वात से संबंधित रोग होते हैं। फिर आता है लघुता, वो बहुत लाइट होता है। ऊपर हमने पढ़ा था पतला होता है, बहुत दुबला पिचका हुआ होता है, और हमने पिक्चर भी देखी थी, वात वाला व्यक्ति बहुत बिल्कुल दुबला पतला सा था, पित्त वाला थोड़ा ठीक ठाक था, और कफ वाला थोड़ा सा हेल्दी था। देखा ना आपने ऊपर पिक्चर में? जी सर। ये देखो, ये सबसे पतला है, ठीक है, ये ठीक ठाक सा है, और ये थोड़ा सा हेल्दी में काउंट होता है। तो वात में आएगा कि वो दुबलापन होगा, उसके अंदर बोनापन होगा, किसी किसी की हाइट बहुत कम हो जाती है, वो सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। वो लाइट वेट होगा बिल्कुल। उसके बाद आता है सूक्ष्म, वो हर जगह रहेगा, मतलब उसकी हर बॉडी का हर एक अंग जो होता है उसका बजाय नॉर्मल व्यक्ति को थोड़ा सा वीक मिलेगा उसका, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर उसमें शुष्कता आएगी, जकड़न आएगी, ये चीजें हैं, ये धीरे धीरे उसके ऑर्गन को इम्पैक्ट डालती। फिर आती चंचलता, संधियों में, संधि मतलब हड्डी, हमारी हड्डियों में आवाज आनी शुरू होगी, हमारी बोन से कटक कटक की आवाज आनी शुरू होगी। मन की अस्थिरता, ठीक है, मन बहुत चंचल होगा, और ये वही श्लोक फिर से यहाँ पे आ गया, चले वाते चलम चित्तम वाला, ठीक है। अगर उसको वात से रिलेटेड हो गया तो उसका मन जो है वो बहुत चंचल मिलेगा। क्लियर है ना? यस सर। फिर आता है विशद, विशद यानी कि अचिपचिपाहट, जब चिपचिपापन नहीं होगा तो जकड़न भी होगी, ठीक है, और शुष्कता भी होगी, तो अचिपचिपाहट यानी कि उसके अंदर म्यूकस की कमी रहेगी। संधियों से कट कट की आवाज आना, ठीक है, और खर मतलब खुरदरापन, वही फिर सूखापन आ गया, चिपचिपे का अपोजिट, ये खुरदरापन, ये उसके सिम्टम होते हैं कुछ, जिससे उसको पता चल जाता है कि अब आपका वात जो है प्रकोपित हो गया, अब वो इम्बैलेंस हो गया। क्लियर है इतना? यस सर। जी सर। यस सर। अब आता कि वात हमने वैसे तो पढ़ा था, वात का हमारा मूल स्थान कौन सा होता है? नाभि से नीचे का। नाभि से नीचे का भाग होता है हमारा, वो वात में आता है, उसमें हमारा लोअर एब्डोमेन होता है, जैसे ब्लोटिंग होती है जहां हम नीचे कपड़े बांधते हैं, लोअर एब्डोमेन एरिया जो होता है वो हो गया हमारा, हमारी थाइज होगी, और बोन्स होगी, बैक का एरिया हो गया, ठीक है, जहां से एक्सक्रिएशन की क्रियाएं होती है, वो सब एरिया हमारा वात में आता है। बट उसका मूल स्थान जो होता है वो होता है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम आप सभी को पता होगा कहाँ होता है? यस सर, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। हाँ, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है
और हमारा स्टमक खत्म होता है उन दोनों के बीच का। ठीक है, वो राजमा जो बीन्स होता है उसकी शेप का होता है। अन्न का जो मल भाग होता है, जैसे हमने जो कोई भी खाना खाया वो हमारे स्टमक में गया, उसको बोलते हैं एपिगैस्टेरियम। ठीक है, वहां गया, जब वहां से पाचक जो बाइल जूस आते हैं और जो जठराग्नि है और बाकी जो अग्नियां हैं उस पर वर्क करती है, उसके बाद जब वो स्टमक से बाहर निकलता है ड्यूडिनम से क्रॉस होके, जब वो पकवासे में पहुंचता है, ड्यूडिनम में पहुंचता है, तो वात उत्पन्न होती है, जो दूषित या प्रकोपित वात ही होती है। ठीक है, असली खेल यहाँ होता है वात का। अब इसके कारण क्या क्या है हमने पढ़ लिया कि ये चीजें उसके अंदर होती हैं, अगर ये चीजें तो उसको वात का रोग है। ठीक है, बट ये क्यों होती हैं ये हम यहाँ पढ़ेंगे, उसके कारण क्या क्या होते हैं तो उसको आप जान लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार कुछ न एक आध चीज ऐसी उठा के दे देंगे और आपसे पूछा जाता है कि ये किसका कारण है। ठीक है, वात का, पित्त का, कफ का। तो इसमें फर्स्ट होता है वेग रोध। वेग रोध होता है कि वेग होते हैं कि बॉडी के अंदर जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं जो बनते हैं, जैसे आपको उबासी आना, छींक आना, ठीक है, यूरिन का आना, पोटी का आना, ये हमारे नॉर्मल हैं, ये आते हैं, सबके आते हैं। ठीक है, तो इनको आपको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। मल, मूत्र, छींक आदि स्वाभाविक इच्छाओं को दबा कर रखना, इससे हमारा जो है वात के रोग बढ़ते हैं। समझ में आया ना सभी को? जी सर। ठीक है, आपको अगर कभी भी ऐसा फील होता है यूरिनेशन का तो आपको जाना चाहिए, कभी भी उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, कभी भी आपको फ्रेश होने की सेंसेशन है तो आप कोशिश करिए जितना हो उसके दाएं बाएं जो भी हो, सुविधा जैसी भी हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जाइए, जरूर जाइए। छींक को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, ऐसे उबासी होती है, पलकों का झपकना होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये चीजें आती हैं, हर किसी की बॉडी में होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है, बट इसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अगर आप इसको रोकते हैं तो वो वेग रोध में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है खाए हुए भोजन के पचने से पहले फिर से कुछ खा लेना। ठीक है, मान लो आपकी 2 से 3 क्लास है और आप 1-2 बजे आप खा के बैठे हैं और 3 बजे आपको किसी के बर्थडे पे जाना या कहीं जाना है। ठीक है, वो पहला जो आपने खाया था वो डाइजेस्ट हुआ नहीं और आपने ऊपर से और डाल दिया, तो खाए हुए भोजन के पचने से पहले फिर से आपने कुछ खा लिया है। ठीक है, तो उसके लिए वो डबल मेहनत होगी बॉडी के लिए उसको डाइजेस्ट करवाने की, तो उससे भी हमारा वात बढ़ता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और अभी से ध्यान में रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी, नहीं तो फिर वो जो पहाड़ होता है एकदम से गिरता है वो फिर बड़ी परेशानी करता है। ये तो बिल्कुल ठीक ठाक था, योगा भी करता था, ये भी करता था, बट मेन तो है आपका फूड। ठीक है, और चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, सबसे पहले आता है आप घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका जो भी पढ़ेंगे उनमें सब में आता है पथ्य आहार, अपथ्य आहार। ठीक है, ये हमें खाना चाहिए, ये हमें नहीं खाना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले आपका फूड होता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। चाहे आप कितना कुछ कर लिया, अगर आप कुछ ऐसा फूड इंटेक कर रहे हो तो फूड अपना असर दिखाएगा। रात को देर तक जगने से आपका जो है वात प्रकोपित होता है। लाउडली बोलने से आपका ये बाधक तत्व में आता है। अत्याहार, प्रायश्च, पश्चल्पो, नियम, आग्रह। ठीक है, ये ऊंचा बोलना, अधिक परिश्रम करना, ये सब चीजें उसमें दी गई है, पढ़ी होंगी आपने, हठ प्रदीपिका में, घेरन संहिता में, दोनों में दी गई है। जी सर। ठीक है, अपनी शक्ति की अपेक्षा अधिक शारीरिक श्रम करना, ये अत्याहार में आ जाता है। अत्याहार, प्रायश्च, परजल्पो, नियम, आग्रह। ठीक है, जनसंघश्च, लोल्यम च, ये सब आते हैं उसमें। अपनी शक्ति की अपेक्षा मतलब आपकी बॉडी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी आप एनी रीजन जो भी हो सकता है आपका, ठीक है, उसकी वजह से आप अगर ज्यादा श्रम कर रहे हैं तो वो भी वात में ही होता है। आपने देखा होगा जो लेबर तबका ज्यादा होता है, जो लेबर लोग होते हैं वो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं और वो पूरा दिन रात मेहनत करते हैं। देखे होंगे आप पुरानी मूवी में, जैसे कूली नंबर 1 मूवी थी और भी जो थी, बिल्कुल सिकड़ू सिकड़ू से होते हैं, देखे होंगे। जी सर। ठीक है, तो ये वही चीजें बताएगी कि अपनी शक्ति की अपेक्षा अधिक शारीरिक श्रम करना, उससे भी जो है वात बढ़ता है। और वात की बॉडी हमने पढ़ी है कि वो दुबली पतली होती है, बोनापन, दुबलापनी, हल्कापनी उसमें होते हैं। बहुत अधिक चिंता करना, डरना, ज्यादा उपवास करने से, क्योंकि उपवास हमने वात पढ़ा, वात खाली जगह को बोलते हैं और उसमें आप उसको कुछ और नहीं दे तो वो जो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर वो आपका ऑपोजिट हो जाएगा। और रूखे सूखा भोजन खाने से, ठीक है, तिक्त
तिक्त क्या होता है? तीखा। तिक्त होता है जी कड़वा। ठीक है, आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे ना तो तिक्त को बोलते हैं कड़वा और कटु को बोलते हैं तीखा। कषैले आदि रस युक्त पदार्थों की अधिकता। अगर आप कषैले में जैसे आपकी जामुन आ जाती है, गिलोय आ जाती है, आंवला आ जाता है, ये कषैले में होते हैं। ठीक है, सिरका हो गया, तो अगर इनका आप ज्यादा इंटेक करते हैं तो भी आपका वात बढ़ता है। तिक्त वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, रूखी सूखी चीजें ज्यादा खाते हैं तो उनसे भी आपका वात बढ़ता है। ठीक है, इसलिए हमारे शास्त्रों में जहां भी पढ़ेंगे आपको दो चीजें पढ़ने को मिलेगी, सुमधुर सुस्निग्ध, मीठा खाना और चिकना खाना। ठीक है, फिर बोला जाता है अधिक मात्रा में भोजन करना। आपकी जरूरत है नहीं, यहाँ पे अत्याहार जो बोला जाता है, मिताहारी जो होता है उसके अपोजिट हो गया ये। बोला जाता ना 1/4 हमें खाली रखना चाहिए, लेकिन हमने 1/4 के बाद भी उसको 1/4 को भी कवर कर लिया, उसके बाद भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा और आ जाए पेट में। अधिक ठंडा भोजन करना, ये भी इसी में आता है, इससे भी हमारा वात जो है बढ़ता है, अधिक मात्रा में भोजन करने से, ओवर ईटिंग करने से। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा भोजन करने से, उससे भी। और अगर आप ये कुछ नहीं करते हैं तो भी वर्षा ऋतु में इन कारणों के बिना भी वात का प्रकोप स्वाभाविक रूप से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बारिश के दिनों में गैस्ट्रिक ब्लोटिंग ये चीजें ज्यादा होती है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, यस। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, बिना किसी रीजन के भी वात का स्वाभाविक रूप से बढ़ना, ठीक है, ये किस ऋतु में होता है? ठीक है, वात का स्वाभाविक बढ़ना किस ऋतु में होता है? तो ये वर्षा ऋतु आएगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और ये सबसे अलग है, इसको आप याद रखना। ऐसे ही पित्त में आएगा, वहां वर्षा ऋतु नहीं होगी, कोई अलग ऋतु होगी। ठीक है, ऐसे ही कफ में आएगा, वहां कुछ अलग ऋतु होगी। क्लियर है सभी को? यस सर। ये हमने हाँ कारण पढ़ लिए। यस सर। अब हम पढ़ते हैं लक्षण क्या होते हैं। वात प्रकोपित होने से वात के गुणों में वृद्धि होती है, जो उसके गुण है उनमें वृद्धि हो जाएगी, और गुण हमने पढ़ रखे, ये गुण होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, गुणों में वृद्धि होती है और अनेक रोगों के रूप में हमारे सामने छलकने लगती है। वही फिर ये गुण आगे रुक्षता, शीतलता, लघुता, सूक्ष्मता, चंचलता, विशद और खरतवता, ठीक है, आदि। और विशेष रूप से हड्डियों से संबंधित रोग जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, वात और कफ। ठीक है, अब इसमें जितनी भी चीजें बताई गई हैं, अगर आप ये करते हैं, इनसे वात डाउन होता है, लेकिन इनसे कफ बढ़ जाएगा। आगे आपको समझ में आ जाएंगी ये चीजें सारी की सारी। तो मैं रोटेट करा के आपको समझाता हूँ। 5 तरह के हमने 5 टाइप्स हमने पढ़े हैं। प्राण, उदान प्राण, समान प्राण, अपान प्राण और व्यान प्राण। प्राण जो होता है हमारा, उसका जो बॉडी के अंदर जो उसका जगह होती है, उसका स्थान होता है, वो हो गया जीव्या, हृदय, कंठ हो गया, मुख हो गया, मस्तिष्क हो गया, हमारा नासिका हो गया, यानी कि थ्रोट से ऊपर का, हार्ट से ऊपर ऊपर का, रिब केस आ गया उसमें, और उससे ऊपर का, ये सारा का सारा हमारा प्राण होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं वो इसमें आ जाएंगे, जैसे श्वास का लेना छोड़ना हो गया, मुख से, नासिका से बाहरी वात का शरीर में अंदर प्रवेश करना, जैसे हम प्राण करते हैं। ठीक है, इनहेल एक्सहेल जो भी करते हैं, और देह बॉडी को पहुंचाते हैं। स्पिट करना हो गया, छींकना हो गया, ठीक है, आदि आदि, ये जितने भी वर्क होते हैं ये प्राण के कार्य होते हैं। ठीक है, और इनसे संबंधित कोई डिजीज होती है तो जब आपने देखा होगा नाड़ी वैद्य जो होते हैं, आपकी नाड़ी पकड़ के जब चेक करते हैं तो वो ये देखते हैं आपको वात का रोग है, फिर वात में ये देखते हैं कौन से वात का रोग है, प्राण का, उदान का, समान का, पान का, व्यान का। फिर वो जाते हैं कि अच्छा इसको प्राण का रोग है। प्राण में फिर वो देखते हैं कि कंठ, मुख, नासिका कौन सा रोग है, और तब वो आपको बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ये बिगड़ जाता है, आपका प्राण प्रकुपित हो जाता है, तब आपको हिचकी आना, हिचकी एक होती है नॉर्मल, एक दो हिचकी आ गई, एक होता है आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा हिचकी आती रहती है। आपने अगर देखा हो तो किसी को, एक तो को तो मैंने भी देखा, वो लगातार एक बार हिचकी स्टार्ट होगी तो ये नहीं पता वो 2 घंटे में रुके, 3 घंटे में रुके। ठीक है, खांसी के रोग हो गए, ये हो जाते हैं। दमा के रोग होते हैं, ये प्राण के
प्रकोपित होने से होते हैं। जुकाम हो गया, गला बैठना हो गया, ठीक है, भ्रम हो गया, मूर्छा हो गई, बेहोशी की आदि आदि जो रोग होते हैं ये प्राण के प्रकोपित होने से होते हैं। उसके बाद आता है उदान प्राण। उदान प्राण जो होता है वो हमारा कंठ में होता है, नाभि में होता है, डायफ्राम हो गया हमारा, और जो रिब केस होता है उसमें होता है। ठीक है, ये कंठ से ऊपर की चीजें आ गई और ये कंठ से थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप, ये उसमें, ये बॉडी के अकॉर्डिंग बताई गई है चीजें। ठीक है, जैसे सिर से लेके पैर तक। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनको सीक्वेंस में लगाइए, हेड टू टो भी पूछ सकते हैं और टो टू हेड भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको ऐसे सीक्वेंस याद रखने, सबसे पहले प्राण आएगा, फिर उदान आएगा, कंठ नाभि आ गया, नाभि से नीचे फिर अमाशय, ये पक्वाशय आ गया, उसके बाद छोटी हाथ, बड़ी हाथ, ये सब आ गया, और उसके बाद ये व्यान जो होता है वो पूरी बॉडी में होता है। उदान प्राण हमारा कंठ में हो गया, थ्रोट हो गया, नेवल हो गया हमारा, रिब केस हो गया, डायफ्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ आता है कंठ का स्वर बोल एवं बोलना, श्वास के लिए ऊपर की ओर लेके जाना श्वास को, कार्य के लिए प्रयत्न करना, उत्साह और बल आदि आदि जो रोग होते हैं और जो कार्य होते हैं बॉडी के अंदर, जो भी वर्क होते हैं वो उदान प्राण से होते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था, इससे मन की चंचलता, अस्थिरता रहती है मन की, ये पढ़ा था हमने वात का गुण। यस नो? यस सर। हमने ये भी यस पढ़ा सर। था वात में कि वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, गति का कार्य जितना भी होता है वो वात का होता है। ठीक है, तो यस श्वास को सर। ऊपर की ओर लेके जाना, कार्य के लिए प्रयत्न करना, उत्साह और बल आदि आदि जो कार्य होते हैं बॉडी के अंदर वो उदान प्राण से होते हैं। अगर उदान प्राण हमारा प्रकोपित होता है तो इन्हीं से संबंधित हमारे रोग हो जाते हैं, जैसे आंख के, कान के, नाक के, गले के रोग हो जाते हैं और उदर जतुर रोग हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा समान प्राण। समान प्राण हमारे आमाशय में होता है, ठीक है, पक्वाशय में होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आ गया, तो इसी में यही रोग होंगे और यही वर्क होते हैं। सामान्य कार्य होते हैं पाचक रसों के सक्रिय होने से भोजन को अलग अलग भागों में बांटना, ठीक है, और उससे विभिन्न धातु, जैसे 13 प्रकार की अग्नि इस पे वर्क करेंगी, और 13 प्रकार की अग्नि के वर्क करने के बाद उनसे जो बनते हैं रस, रक्त, मांस, मेद आदि आदि जो धातु बनती हैं उनको अलग अलग तरीके से बनवाना। ठीक है यस सर। यस सर। जी। और अगर ये होता है, और इसको जो है मलों का वर्गीकरण, हमारे जैसे यूरिन में डिवाइड करना उसको, जो बॉडी के अनवांटेड जितना भी होता है, ठीक है, उसको पोटी में, सूसू में, स्वेट में, पसीने में, ठीक है, उसमें डिवाइड करना। बाल होते हैं, जैसे बाल हमारे मल में काउंट होते हैं, नेल्स हो गए हमारे, नेल्स हमारे मल में काउंट होते हैं। ये सब चीजें हमारी जो बॉडी से ज्यादा बाहर रहती हैं, जो ग्रोथ करती हैं, वो सब हमारी मल में काउंट होती है। उसमें हमारा आंखों से निकलने वाला मन, नाक से निकलने वाला, कान से निकलने वाला, नेल्स हो गए हमारे, बाल हो गए, पसीना हो गया और सूसू पोटी हो गया। ठीक है, इनमें डिवाइड कराने का जो कार्य होता है और उनसे बाहर, बॉडी से बाहर करवाने का जो कार्य वो समान प्राण का होता है। ठीक है, और जल वह स्रोतों का नियंत्रण करना। अब जब अगर हमारा समान प्राण प्रकोपित होता है तो अग्नि मंद हो जाती है। कोई भी अग्नि मंद हो सकती है, वो जठराग्नि भी हो सकती है, पंच महाभूतों की जो अग्नि होती है वो भी मंद हो सकती है, या जो हमारी सप्त धातु होती है उनकी भी अग्नि हो सकती है, जैसे रस, रक्त, मांस आदि धातु लिख रखे ना, तो इनमें कमी आ जाती है। ठीक है, अग्निमंद हो जाएगी, अजीर्ण हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा, दोषपूर्ण प्रकृति पृथक्करण हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती हैं वो वीक हो सकती हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, अजीर्ण जैसे बदहजमी होता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, वो इसी में होता है, अतिसार हो जाएगा, या दोषपूर्ण उसका पृथक्करण वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, जी। इसमें अमाशय तो समझ में आ गया, पक्वाशय क्या है? पक्वाशय ड्यूडिनम को बोलते हैं ना, अच्छा, अच्छा। ठीक है ऊपर सर। पढ़े थे हम। हाँ, ठीक। ठीक है ना, तो हमारा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है अपान प्राण। अपान प्राण में हमारी बड़ी आंत आती है, छोटी आंत आती है, श्रेणी प्रदेश आ जाता है, जो पेल्विस रीजन होता है उसके अंग हो गए। ठीक है, पक्वाशय हो गया, गुदा हो गया हमारा, एनस हो गया, टेस्टिस हो गए,
और जो भी हमारी जो एक्सक्रिएशन की क्रियाएं होती है, मूत्रेंद्रिय, मूत्राशय, नाभि और बस्ती प्रदेश, यानी जो कमर का सबसे निचला हिस्सा, हिप के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, वो चीजें ये हमारी अपान प्राण में आती है। तो इसमें मल से रिलेटेड, मूत्र से रिलेटेड, और शुक्र जो होती है पुरुषों में होता है, स्पर्म और ओवम जो होते हैं उससे रिलेटेड, आर्त एवं गर्भ स्त्रियों को वेग न होने पर स्थिर रखना, धारण करना और वेग काल के समय उन्हें निःसृत करना, ये सब के सब हमारा जो कंसीव, ठीक है, उस प्रेगनेंसी रखना, उसके बाद उसके अच्छे से देखना, ये अपान प्राण का कार्य होता है। जब अपान प्राण हमारा प्रकोपित होता है तब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा छोटी आंत, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, और जो हमारे हमारे जो ये हमारी दोनों किडनीज आती हैं, ठीक है, मूत्रेंद्रिय, मूत्राशय सब आ गया इसमें। तो इसमें हमारा बॉडी जो है अलग अलग करने का कार्य, जो हमने ऊपर पढ़ा था समान प्राण में, कि वो पृथक्करण करती है, दोषपूर्ण पृथक्करण, उनको अलग अलग करती है। यहाँ पे अगर वो अलग अलग नहीं हो पाते हैं तो स्टोन का रूप ले लेती है वो चीज, ठीक है। और मूत्रकृच्छ हो गया, पाइल्स होगी, मीन्स ये है कि आपकी जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, जो एनस है, इन्हीं से रिलेटेड आपको कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी। कंसीव का ना होना, ठीक है, पीरियड्स का टाइम पे ना आना, तरह तरह के जो रोग होते हैं वो हो जाएंगे। और मधुमेह जो होता है, देखो मधुमेह वात का रोग होता है, ये आप याद रखना। डायबिटिक जो होता है वो वात की वजह से होता है, अगर आपका वात बैलेंस नहीं होता। और मोस्टली लोगों को देखना, जिनको भी डायबिटिक होगी उनको साथ के साथ अर्थराइटिस भी मिलेगा आपको, ठीक है, ये आदि आदि इनको रोग हो जाते हैं। मधुमेह हो गया, प्रमेह हो गया, आदि आदि रोग। फिर आता व्यान प्राण, ये हमारे सारे शरीर में होता है और विशेष रूप से हमारे हृदय में होता है, ठीक है। तो सारे शरीर में एक तो पसीना आता है, पसीना तो हमारे माथे से लेके पिंडली, एड़ी, सब सब जगह आता है, ठीक है। तो पसीने की उत्पत्ति होती है, नीचे झुकना, ऊपर उठना, ठीक है, आक्षेप हो गया, निमेष उन्मेष होता, पलकों का झपकना, ठीक है, अप डाउन होना। तो आदि आदि ये जो सामान्य कार्य हैं जो व्यान प्राण की वजह से होते हैं बॉडी के अंदर। अगर व्यान प्राण हमारा प्रकोपित हो जाता है तो स्रोतों की संचरण क्रिया में स्थिरता आती, जवर हो गया, अतिसार हो गया, ये ब्लड एसिडिटी होती है जो रक्त पित्त बोलते हैं, यक्ष्मा आदि सारे शरीर में पाए जाने वाली ये रोग हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सर ये हाँ ये स्रोतों का संचरण क्रिया में शिथिलता ही समझ में नहीं है। लास्ट व्यान के अंदर ये स्रोतों का संचरण क्रिया में शिथिलता। एक मिनट जी। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? हेलो सर, ये लास्ट में बताया ना व्यान के हाँ अंदर जी, हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? स्रोतों के संचरण क्रिया में शिथिलता वाला व्यान समझ में प्राण नहीं में है। ये हाँ हाँ, ये स्रोतों की संचरण क्रिया में स्थिरता, लूजनेस आ जाती है, लेथार्जिक अच्छा। हो जाती है ना बॉडी, हाँ हाँ ठीक है। इसको लूजनेस, लेथार्जिक आप समझते होंगे, लेथार्जिक तो थुलथुलापन हो जाता बॉडी, ये उसको कहा गया, जी सर। ठीक है। अब आता है कि इसका उपचार कैसे करें, बाकी सब पढ़ लिया है, अब आता है कि इसका हम इसको क्योर कैसे करें। उपचार करने के लिए हमने जो इसके कारण थे उन कारणों को दूर कर दो तो वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। वात के प्रकोपित होने वाले कारणों को दूर कर देना, कारण में हमने बहुत सारे पढ़े थे, जैसे रात को जगना पड़ा था, बगैर पचे दूसरा खाना खाना, ठीक है, जोर से ज्यादा लाउडली बोलना, ज्यादा परिश्रम करना, वो सारी चीजें आप हटा दो तो अपने आप आपका वात जो है बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। वात के प्रकोपित होने के कारणों को दूर करना, कारण हमने पढ़े थे ऊपर, ये सारे कारण हो गए, ठीक है। वेग को आपने कभी भी रोकना नहीं है, पचने से पहले दूसरा भोजन खाना नहीं है, चाहे आपको रात को 12 बजे भूख लगे, अगर आपकी बॉडी रात को 12 बजे मांग रही है तो आप खाओ, क्योंकि 12 बजे खाओ, अगली बॉडी आपकी दोबारा जो है ब्रेकफास्ट हो सकता है आपका वो ब्रंच हो, ब्रेकफास्ट हो ही ना, ठीक है। कभी भी आप घड़ी के हिसाब से मत चलो, आपकी बॉडी आपकी घड़ी देती है,
वो जब आपको कहती है कि हाँ अब प्रॉपर भूख लगी तब खाना खाओ, चाहे एक दिन में एक बार खाओ चाहे 2 बार खाओ। वैसे जनरली कहा जाता है योगी जो होता है वो 1 टाइम फूड इनटेक करता है, ठीक है। योगी जो होता है वो 2 टाइम खाना खाता है, रोगी होता है वो 3 टाइम खाना खाता है, और जो महारोगी होता है वो 4 टाइम खाना खाता है। अब आप अपने आप को देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। योगी, रोगी, महारोगी, जिसमें भी आओ आप देख लेना। इन सर सारी चीजों को आपने दूर करना है। यस। सर जैसे आपने बताया कि क्लियर यही प्रश्न है कि अगर बार-बार भूख लग रही है और बार-बार खाना खाना हो रहा है तो ये क्या वात प्रकोप कहा जाएगा या पित्त का कहा जाएगा, ये क्या होएगा? असल में ये होता है कि प्रॉपर भूख लग रही है तो अलग चीज है। हाँ। बट अगर आप टाइम देख के ये कर रहे हो कि मैंने 6 बजे खाना अपने आप से खा लिया, तो मैं कोई आ गया और उसके साथ आपको कंपनी देने के लिए आपने खाना खाया। अब क्योंकि नहीं आपको सर, ये पता है कि 9 अगर बजे मेरे को खाना नहीं तो फिर मैं 10 बजे सोना, फिर मेरे को नींद नहीं आएगी। आप इसलिए खा रहे हैं 9 बजे का खाना बगैर भूख के, तो गलत है। नहीं सर, ये नहीं पूछा, अगर लग ही रही है भूख आपको बार-बार लग जा रही है 3 घंटे 4 घंटे में आपकी भूख लग ही जा रही है और हाँ, तो आपको आप उसको ऐसा स्विच कर सकते हैं, कोई ऐसा फूड अपना प्रोसेस ऐसा बनाइए कि जिसमें उसमें कार्ब्स कम हो, वाटर कंटेंट ज्यादा हो, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे आप उसको स्विच कर सकते हैं। और फिर आप थोड़े दिन में आपको थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे और अपनी लाइफ में अपनी बॉडी पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भूख इतनी होती नहीं है जितनी हम खा रहे थे, बॉडी को इतनी जरूरत होती नहीं है। तो जी, आपको थोड़े दिन में आप महसूस करेंगे उस चीज को कि आप 5-6 बार जो खाना खा रहे थे बॉडी को तो इतनी जरूरत है ही नहीं। आप 1.5 महीने से आप 2 टाइम खा रहे हो, बॉडी अब बल्कि उल्टा ज्यादा सरवाइव कर रही है अच्छे से। आप एनर्जेटिक फील करोगे अपने आप को, प्रॉपर टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे, तो ये चीजें चेंजेस आप बॉडी के अंदर अपने देखेंगे। जी सर। जी। सर लेकिन क्लियर नहीं हुआ कि ये किसमें आएगा, वात में आएगा कि पित्त में आएगा? ये किस चीज का अच्छा अच्छा, लक्षण है बार ये? बार भूख लग रही है आपको, हाँ, ये लक्षण किसका है? ये वात का ही लक्षण होता है। अच्छा, हम्म। ठीक है सर। स्नेह पदार्थों का सेवन करना, हमने ऊपर पढ़ा था जो कारण थे उसमें पढ़ा था हमने सूखा भोजन करना, पढ़ा था ना, ग्रिस्ट भोजन करना, ठीक है। इसमें ये रहा रूखे, रूखे यानी कि सूखे, ठीक है। रूखे, तीखे, तिक्त और कषायले आदि रस युक्त का सेवन करना। अब यहाँ पे आएगा कि आपने स्नेह पदार्थों का सेवन करना है, ऐसा भोजन इंटेक करना आपने, ठीक है। ऐसा फूड का इंटेक करना जो ऑयली वाला हो या लिक्विड वाला हो, वो ज्यादा आपके लिए बेटर है। बट ये नहीं होगी आप सुबह दोपहर शाम आप बहुत डीप फ्राई वाला खाओ, ठीक है। उष्ण जल से स्नान करना, यहाँ जो वात से प्रकोपित लोग होते हैं उनको उष्ण गर्म जल से स्नान करना चाहिए। इसके ऑपोजिट देखेंगे आपको यहाँ दिखेगा अधिक ठंडा भोजन करना, एक और था इसमें, एक और था कहाँ गया, हाँ, अधिक ठंडा भोजन करना इसमें ये था, ठीक है। और इसमें ऑपोजिट आ जाएगा कि आपको उन चीजों से दूर रहना, आपको गर्म जल से स्नान करना जिनको भी वात के रोग होते हैं। स्नेह युक्त बस्ती जिसको एनीमा बोलते हैं, वो किसी ऐसी औषधि से होना चाहिए जिसमें आपको ऑयल हो, चिकनापन हो, ताकि आपका जो कॉन्स्टिपेशन या आपका जो स्थूल रुका हुआ है वो आसानी से वापस आ जाए। क्लियर है? यस सर। उसके बाद आता है मृदु विरेचन, अर्थात स्निग्ध, चिकना, उष्ण तासीर वाली ऐसी औषधि होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, अम्ल या थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए, या लवण थोड़ी सी नमक वाली होनी चाहिए। ऐसे द्रव्यों से तैयार कोई भी औषधि से हल्का विरेचन करना। वमन विरेचन आप समझते होंगे ना, वमन होता है उल्टी करना, वमन क्रिया बोलते हैं। विरेचन होता है जैसे यस आप सर। शंख प्रक्षालन को समझ लीजिए, ठीक है। आपने पानी पिया और उसके बाद 4-5 आसन करने होते हैं 3-3 के रिपीटेशन में, और उसके बाद आप फ्रेश होते हैं, तो वो विरेचन में काउंट होता है। वात नाशक द्रव्यों का नशा लेना, ऐसे कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं और आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं जिनको आप अगर नाक में डालते हैं उसको नशा लेना बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको नाक में डालते हैं तो उससे आपका वात जो है बैलेंस होता है। जैसे एक षडबिंदु तेल होता है, एक अणु तेल होता है, देसी गाय का घी होता है, बादाम रोगन होता है, ये चारों चीजें आपने सुनी होगी शायद। यस सर। यस सर। सर नाक में डालने से ऐसा भी कहा जाता है कि इससे जो सिर के रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, स्नोरिंग हो गया, ठीक है।
और आपके हेयर में भी बहुत इम्पैक्ट डालता है अणु तेल। अगर किसी को हेयर फॉल और बालों का पकना, समय से पहले सफ़ेद होना, ये इन चीज़ों में भी, जिसको नींद नहीं आती हो, जिसको माइग्रेन हो, हेडेक हो, ये उन चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। अणु तेल, षडबिंदु तेल, देसी गाय का घी इनमें सबसे बेस्ट होता है और मेमोरी भी शार्प होती है। ठीक है? और फिर आता है हमारा बादाम रोगन तेल। उपटन करना, जैसे कटी स्नान और ये आयुर्वेद पंचकर्म में, षटकर्म में आप पढ़ते होंगे, पंचकर्म में होते हैं। उपटन स्नान हो गया, ठीक है, उपटन हो गया, स्नान हो गया, मालिश आदि आदि अगर आप ये सब करते हैं तो इनसे आपका वात जो है, जो इम्बैलेंस था, वो धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर आपको, अगर आपका बैलेंस हो गया है तो आपको कैसा पता चलेगा, तो आपको इनमें से कोई ना कोई चेंज ऐसा फील होगा। ठीक है, या आपकी कंपन कम हो जाएगी, बॉडी की थोड़ी सी मोबिलिटी बन जाएगी, या आपने देखा भी होगा, अगर आप में से कोई बच्चा इंटर यूनिवर्सिटी खेले हों, स्पोर्ट्स में आगे गए हों, योगा में, तो सूखी चीजें बंद कर देते हैं, दूध केला ये चीजें ज्यादा बढ़ाई जाती है, नमक बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, मालिश, गर्म पानी से स्नान करना, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं वो, जैसे आयोडेक्स वगैरह, ऐसी कुछ चीजें जो गर्म रखे बॉडी को, उनको लगा के प्रैक्टिस करते तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, मोबिलिटी बॉडी के अंदर बन जाती है। ये आप देखे होंगे, मालिश ज्यादा सबसे मेन होती है उसमें। ठीक है, ठंडी चीजें बंद होती हैं, तो ये चीजें धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर आप वो सारा उपचार करते हैं तो ये चीजें आपकी धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मान लो बहुत कोई दुबला पतला है तो उसकी बॉडी थोड़ी सी अच्छे हेल्दी की तरफ स्विच हो जाएगी। ठीक है, उसको जैसे हर बारिश के बाद वो बीमार हो जाते थे, जरा सा पैदल थोड़ी देर के लिए निकल गए उसमें बीमार हो जाते थे, अब उनको ये अब फील हो रहा है कि हाँ अब ठीक है, 1.5-2 महीने से हम ठीक है, नहीं तो हर सर्दियों में बुरा हाल होता था। सर्दियों में जो रहते हैं, हड्डियों के रोग जो होते हैं वो धीरे धीरे उनके कम होने शुरू हो जाते हैं। और इसमें संधियों से रिलेटेड में तिल के तेल की मसाज सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, और मन की चंचलता, अगर आप प्राणायाम ज्यादा करते तो वो भी आपका बैलेंस हो जाता है, और उसी से आपका जो प्रकोपित प्राण है, जो दूषित प्राण है, वो आपका नॉर्मल में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक का हमने पढ़ लिया है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कल हम पित्त पढ़ेंगे, परसों हम कफ पढ़ेंगे। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं जी।